सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमें जो पूर्व वीडियो उच्चारण स्थान का पाठ फर्स्ट था, उसमें उच्चारण स्थानों से संबंधित चर्चा हुई। अब इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए आज हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की, जो कि बात हुई थी वर्णों का उच्चारण स्थान और वहां से कैसे प्रश्न आते हैं और कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, कितने उच्चारण स्थान होते हैं। ये सारी चर्चा मैं आपसे पूर्व वीडियो में कर चुका हूं। अब हम उससे आगे की बात यहां पर करते हैं मित्रों कि किस स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। हमारे यहाँ कुछ सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थानों को बताया गया है। उन सूत्रों की मैं आपसे बात करता हूं। फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उच्चारण स्थानानि कति भवंती, कितने होते हैं। ये पूर्व वीडियो में मैंने बताया, अष्टौ भवंती तानि कानि कानि तस् विषय अपि चर्चाम अभवत। मैं बात करता हूं मित्रों, आगे की बात करता हूं। और यहां उच्चारण स्थानों में जो पहला उच्चारण सूत्र जो है वो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। देखें दोस्तों, ये यहां से यहां तक के वर्ण कंठ नामक उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। यहां हम बात करें मित्रों, मैं रीट स्तर की आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है, ए के साथ आ भी आता है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र आता है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, और वहां पर कहा गया है कि जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न साम्यम से आते यानी समान हो, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद अगला सूत्र आता है अनुदित सवर्ण से चाप्रत्यय, और वो कहता है कि जिन जिन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, यदि यदि उनमें से कोई एक भी आ जाए तो बाकी जितने भी उसके सवर्ण संज्ञक है उन सब का ग्रहण हो जाता है। खैर मैं वो बात यहां पर नहीं करूंगा, बस केवल इतना सा आप समझें कि जहां ए आएगा वहां आ भी आएगा, जहां छोटी ई आएगी वहां बड़ी ई भी आएगी, जहां छोटा ऊ आएगा वहां बड़ा ऊ भी आएगा, जहां छोटी री आएगी वहां बड़ी री भी आएगी। अनुदेश सवर्ण चाप्रत्यय सूत्र के द्वारा। दूसरा, इस सूत्र को समझाने से पहले, जो कि मैं वर्णमाला में आपको बता चुका था कि उदिता यानी हमारे कुछ उदित वर्ण होते हैं, कु चु टू तू पू, एते पंचाह उदिताः वर्तन्ते। ये 5 उदित हैं, कु चु टू तू पू। मित्रों, कु का मतलब आपको समझना है, पूरा पूरा कै वर्ग समझना है, यानी कै खे गे गेंगे पूरी लाइन यहां पर आपको समझनी है। जहां चू आता है वहां च वर्ग समझना है, यानी च छ जय झे। टू का मतलब टे ठे डे देने, टू का मतलब ते थे दे देने, और पू से अभिप्राय यहां पर दोस्तों पे फे बे भे में। तो सूत्र में आपको उदित भी दिखाई देंगे, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे सूत्रों पर चलते हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें ए दिखाई दे रहा है, और ये हमने
ए यहां पर लिख लिया। मैं बता चुका था ए जहां आएगा ए के साथ आ भी आएगा। ये ए आया तो ए के साथ हमने आ को भी ले लिया। इसके बाद देखें मित्रों कु। कु अभी अभी मैंने बताया कि उदित होते हैं, 5 उदित होते हैं, कु चू टू तू पू। और कु का मतलब कै वर्ग यानी कै की पूरी पंक्ति, यानी कै ख गे घे ङे, कै खे गे गे ङे। ये यहां कु का अभिप्राय कै वर्ग से था मित्रों। आगे देखें क्या दिखाई दिया है भी हमने यहां पर ले लिया। इसके बाद आगे आया यहां पर विसर्जनीय। और मैं वर्णमाला में बात कर चुका था आपसे कि विसर्ग और विसर्जनीय दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ ये विसर्जनीय यानी विसर्ग, विसर्ग भी हमने ले लिया मित्रों। फिर इसके बाद आया आ की मात्रा और नाम। मित्रों ये षष्ठी विभक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है। काके की, हिंदी में हम काके की बात करते हैं, वो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यानी इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी ये यहाँ ऐसे लेकर के और विसर्ग तक के जो वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कंठ से ये वर्ण बोले जाते हैं, कंठ से ये उच्चारित होते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इनका उत्पत्ति स्थल कंठ होता है। बात ये आती है कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। बिल्कुल मित्रों, यहाँ प्रश्न जो बनने की अधिकतम संभावना होती है, उन सब संभावनाओं पर मैं जाता हूं। अब तक जो प्रश्न आए हैं वो, और साथ के साथ आगे जो आ सकते हैं, वो सारी संभावनाओं की बात मैं आपसे करता हूं। आप एक तो प्रश्न आपका ये हो सकता है कि इनमें से कोई न कोई एक वर्ण आपको दिया जाएगा, कोई भी एक वर्ण दे दिया जाएगा। जैसे हम बात करें ए की ही बात कर ले मित्रों, ए, और यहां कह दिया जाएगा ए इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम। ए इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। या तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ए आ जाए, आ जाए, के आ जाए कि के इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, है इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, घे इत्यस्य उच्चारण स्थानम किम, इत्थम प्रकारेण प्रश्नम भवितुम शक्नुवन्ति। ऐसे आपके प्रश्न हो सकते हैं। या हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा है कि यहाँ जो भी वर्ण होता है, वर्ण के बाद कार शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ए, ए की जगह यदि आकार आ जाए तो मित्रों भ्रमित मत होना, आकार का मतलब ए ही होता है। यदि इकार आया, इकार का मतलब ई होता है। और ककार आया तो ककार का अभिप्राय कै होता है। चकार यदि आता है तो चकार का अभिप्राय च होता है, और हकार का मतलब है होता है। इसलिए मित्रों यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, अकारस्य उच्चारण स्थानम किम इत्थम प्रकारेण अपि प्रश्नम प्रष्टुम शक्नुवन्ति। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो इनमें से कोई एक वर्ण दिया होगा और फिर पूछा जाएगा कि बताइए इसका स्थान यानी उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 आपके विकल्प दिए होंगे, कंठ दिया होगा, तालु, मूर्धा, कोई भी 4 विकल्प आपके दिए होंगे। मित्रों यदि हमें ये पूरी लाइन याद है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो फिर कोई समस्या नहीं है मित्रों, फिर आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। इसलिए इसको याद करते हुए चलिए, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। एक तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना होती है। दूसरा मित्रों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि कोई स्थान ऊपर दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि
जैसे मित्रों दे दिया जाएगा कंठ है इति उच्चारण स्थानात्, कंठ है इति उच्चारण स्थानात् के वर्णाः उच्चारिता भवन्ति, के उच्चारिताः। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंठ है इति उच्चारण स्थानात् के वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति, यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। उच्चारण स्थानात् के उच्चारिता, एक इस प्रकार से प्रश्न। और यहां पर विकल्प में आपके इनमें से कोई दिया होगा, और जो भी दिया होगा यदि हमें याद है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है तो फिर समस्या ही नहीं है, हम हमारा सही विकल्प होगा उसको देख लेंगे। तो इनमें से कोई एक आ जाएगा, ए आ जाएगा, दूसरा ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, हाँ कोई भी टे आ जाएगा, कोई भी चार आ जाएंगे और आ जाएंगे तो उनमें से हम कर देंगे। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ए होता है। एक इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मित्रों। और तीसरे प्रकार का प्रश्न है मेलनम कुरुत। तीसरे प्रकार का प्रश्न दिया होगा कि मेल कीजिए, प्रश्न होगा मेलनम कुरुत। ऐसे भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां इधर आपके दिया होगा कुछ भी इनमें से कोई दे दिया होगा, के वर्ग और चे वर्ग, पे वर्ग और टे वर्ग, इस प्रकार से चार दिए होंगे। और इधर आपके दे दिए होंगे ओष्ठव दे दिया होगा, और कंठ दे दिया होगा, तालु दे दिया होगा, और यहाँ पर आपके मूर्धा दे दिया होगा। अब आपको ये एक क्रम होगा, और एक यहाँ पर कोई भी ए बी सी डी, और यहाँ आपसे मेलनम कर तो मेल करना आपको पड़ेगा। के वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, पे वर्ग ओष्ठों से बोला जाता है, और टे वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। मित्रों ये तीसरे प्रकार का प्रश्न की संभावना बनती है। और यदि इससे भी आगे बढ़े तो एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सूत्र से प्रश्न पूछा जा सकता है, अकुह विसर्जनीय नाम किम, अकुह विसर्जनीय नाम के, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ के वर्ग और च वर्ग की जगह यहाँ पर आपके दे दिया होगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाना मूर्धा और ऋतु रसा, इस प्रकार से दिए होंगे तो यहाँ आपको मिलाने पड़ेंगे। मित्रों इसके अलावा और कोई प्रकार के प्रश्न यहाँ बनने की कोई संभावना नहीं है, बन ही नहीं सकते। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं, अगर के हम बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। आप इस वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए मित्रों कि ये जो उच्चारण स्थान के अंक जो हैं ये सुरक्षित आप कर लोगे। पूर्व वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं उच्चारण स्थानों के विषय में बहुत कुछ आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए उसको देखें और वीडियो को शेयर भी करें मित्रों। हाँ तो देखें, तो हमने देखा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी इस्तेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम कंठ है वर्तते। इत्थम प्रकारेण अपि, एक और हम दूसरा सूत्र यहां पर लेते हैं, ईचु यसानाम तालु, ईचु यसानाम तालु, यानी यहां पर भी वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। क्या? यानी हमने यहां देखा ए था, ए के साथ हमने ए और आ दोनों लिए थे, उसी प्रकार यहाँ छोटी ई है, और मित्रों में बात कर चुका था मैं, छोटी ई के साथ आपको बड़ी ई भी लेनी है। ई छोटी है, बड़ी भी हमने ले ली। यहाँ पर कु था तो पूरा के वर्ग हमने लिया था, यहाँ पर चू है
तो यहाँ पर हम च की पूरी लाइन ले लेंगे, च, छ, ज, झ और ञ। इसके बाद मित्रों देखें आप चू के बाद क्या आया, ये आया, यह भी हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद से आया, ये भी हमने ले लिया। इसके बाद मित्रों देखो हमने आ और नाम, इन इसकी मात्रा यहाँ से हटाई थी। आ नाम हम जानते हैं षष्ठी विभक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ है, यहाँ से भी हम आ नाम को हटा देंगे। यानी ये मान लीजिए कि ये केला है और एक केले का छिलका है, छिलके को हमें हटाना है। हाँ, तो यहाँ ईचू या सानाम तालू, यानी ई बड़ी ई, छ छ जय जय ये और श, इन इत्येषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम वर्तते, तालु, यानी तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको तालव्य भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरा सूत्र कि यहाँ कैसे प्रश्न होंगे। प्रश्न में बता चुका हूं कैसे होंगे, वही पूछा था। एकारस्य उच्चारण स्थानम किम, च वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, बता देंगे तालु, या फिर तालु पर दे दिया होगा प्रश्न में और विकल्प में आपके इन वर्णों में से कोई दिया होगा, कहा जाएगा तालु इति उच्चारण स्थानात के वर्णाः उच्चारिताः भवन्ति। कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं मित्रों, जब हमें याद है इचु या सनाम तालु तदेव समस्या का कोपी नास्ति। चलो फिर हम बात करते हैं ऋतु रसायन मूर्धा। मित्रों नया कुछ नहीं करना, हमें वही करते हुए चलना है जो हम करते आ रहे हैं। हमने ए था, ए के साथ हमने आ लिया, छोटी ई थी, बड़ी ई ली, तो यहाँ हमने देखा यहाँ छोटी री है, छोटी री है तो छोटी री के साथ क्या लेना है, हमें बड़ी री लेनी है। और वर्णमाला में बता चुका था मैं कि बड़ी री कैसी होती है, कैसा उसका स्वरूप होता है। ये बड़ी री हो गई, दो बार घुमा दिया, बड़ी री हो गई। फिर आगे क्या, टू, जब यहाँ कू का कै वर्ग लिया, चू का चे वर्ग लिया, चे की पूरी लाइन ली, तो टू का मतलब टे वर्ग यहाँ पर लेंगे मित्रों, टे ठे डे ढे णे, टू आ गया। अब इसके बाद देखेंगे आप क्या आया, रे आया। इसके बाद देखेंगे हम क्या आया, श आया। फिर देखो वही यहाँ आनाम था, यहाँ आनाम था और यहाँ आनाम था, तो इसको यहाँ से हटा देंगे मित्रों। और फिर देखेंगे कि इनका अभिप्राय री री है और कहा गया है कि तेषाम उच्चारण स्थान मूर्धा। इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। कि यहां से कैसे बता चुका हूं, ऋकारस्य उच्चारण स्थानम किम, टे वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, मूर्धा या मूर्धा इति उच्चारण स्थानात् के वर्णाः उच्चारिता, तो पश्यन्तु अस्तु। चलो इसी प्रकार हम अगला चौथा उच्चारण सूत्र भी हम लेते हैं। ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। मित्रों वही करना है हमें, वही वही हम आनाम को हटाते चल रहे थे, यहां से हमने आनाम को हटा दिया मित्रों। अब यहाँ देखें री आया, री ले लिया, और जब हम जानते हैं यहाँ एक के साथ आ, छोटी के साथ बड़ी, छोटी री के साथ बड़ी री, तो यहाँ छोटी री के साथ, जी हाँ मैं वर्णमाला में बता चुका था, री का दीर्घ भेद नहीं होता है, री का दीर्घ भेद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर री ही रहेगा, इसकी कोई बड़ी बहन नहीं है, इसलिए री का री रहेगा। और आगे देखेंगे टू, तो टू का मतलब तय की लाइन, तो टू का मतलब तय की लाइन, तय थे दे धे ने, तय थे दे धे ने। आगे क्या, ले, ले आ गया मित्रों, और फिर आगे से, ये लो, ये आपका सूत्र कंप्लीट हुआ क्या, कि री तय थे दे देने ले से इत्येषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम दंताः वर्तन्ते, दांत होते हैं, यानी दांतों से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले सूत्र पर चलते हैं मित्रों, और अगला सूत्र है उपपदमानीय।
उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मित्र, वही आ नाम की मात्रा को यहाँ इन को हटा देंगे, हम आ नाम को हटा देंगे। यहाँ क्या दिखाई दिया, सबसे पहले यहाँ ऊ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ऊ दिखाई दिया। ऊ के साथ हमने बड़ा ऊ भी ले लिया, जैसा कि यहाँ पू। मित्रों यहाँ पर हमें यहाँ इस प्रकार से संधि करके दी हुई थी उपधमानीय, ये यहाँ था मित्रों, ये मैंने यहाँ से टुकड़ा कर दिया। बड़ा ऊ है और दीर्घ संधि होती है तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होता है, इसलिए मैंने अलग करके लिख दिया। अब ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, पू। पू छोटा है, बड़ा होता तो यहाँ हमने बताया था उदित में तो छोटा ऊ होता है, इसलिए पू का मतलब क्या हो गया? पे, फे, बे, भे और मैं। उसके बाद क्या है? उपधमानीय। और उपधमानीय इसके विषय में कर चुका था आपसे वर्णमाला में, यानी आयोगवाह और आयोगवाह चत्वारः भवन्ति विसर्गः अनुस्वारः उपधमानीय जिह्वा मूल्यम च। तो यहाँ उन उपधमानियों की बात कर रहा था जिसकी बात मैं कर चुका था आपसे। फ, फ, ये दो उपधमानीय होते हैं जिनकी चर्चा मैं वर्णमाला में आपसे कर चुका था। तो कहा गया है कि इत्येषां वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम वर्तते ओष्ठौ, यानी ओष्ठों से इनका उच्चारण हो सकता है। आप ऊ को या पे को देख लीजिए, आप पे को बिना होठों के, क्योंकि मैं कंठ और तालु तो बता नहीं सकता आपको कि कंठ और तालु कैसे यहाँ अंदर से नहीं बता सकता, लेकिन होठ चूंकि होठ बाहर हैं, आप देख सकते हैं। जब तक आप पे बोलोगे तो दोनों होठ मिलेंगे ही, बिना होठ मिलाए आप पे का उच्चारण कदापि नहीं कर सकते। बोल के देख लीजिए, नहीं बोल सकते आप। पे 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 दोनों होठ आपके मिलेंगे, इसलिए ऊ ऊ, पे फे बे भे में और उपधमानीय ना फो फो, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठौ, यानी ओष्ठों से होता है मित्रों। उसी प्रकार से अगला जो सूत्र हमारे आता है वो आता है यम गणना नाम नासिका च। मित्रों यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्राय प्राय सर्वाधिक प्रश्न अब तक एग्जामों में यहाँ से इसी सूत्र से आए हुए हैं। और यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे हम हमारा उत्तर गलत करके आते हैं, उस वो बात मैं आपसे करता हूँ कि यम गणना नाम नासिका चे, ये में ने ने ना नाम नासिका चे। हालांकि इसको बोलने में थोड़ी सी आप कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन जैसे आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप बोल पाएंगे। यम गणना नाम नासिका चे, यम गणना नाम नासिका चे। पश्यन्तु पूर्वे अपि वयम दृष्टवन्तः है, यहाँ नाम को हमने हटाया था, यहाँ भी हम क्या करेंगे मित्रों, नाम को हम यहाँ से हटा देंगे, अनाम को हटा देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये में ने, ये 5 वर्ण आए हैं और यहाँ पर कहा गया कि भाई साहब इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन यहाँ पर च यानी और, ये च का क्या मतलब यहाँ पर क्यों आया यहाँ पर, जैसे अभिप्राय क्या था यहाँ पर, अन्य सूत्रों में तो कहीं च आया नहीं, तो फिर इससे क्या मतलब जी, ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप जो सजग छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये में गणे ने ये तो पहले आ चुके ना, फिर इनकी पुनरावृत्ति क्यों? यानी यानी आपने बात की थी ये की तो सर आप बात कर चुके थे ना, ये की तो यहाँ आपने बात कर ली थी और आपने पहले बताया था हमें कि ये का उच्चारण तो तालु से होता है, तो फिर यहाँ ये का उच्चारण नासिका से क्यों? और चलो एक ही वर्ण नहीं सर, यहाँ तो इस वर्ण की भी बात करें, मैं का उच्चारण आप देख चुके थे कि मैं तो ओष्ठों से बोला जाता है, ने तो कंठ से बोला जाता है, ने आपके मूर्धा से बोला जाता है और ने
दांतों से बोला गया था। तो ये पहले जो आपने करवाए थे, यानी पहले इन्हें वर्णों के अलग अलग उच्चारण स्थान थे, लेकिन अब ये सारे वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। ऐसा क्यों? जी हाँ, ऐसा ही है। और यहाँ इसीलिए च का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका से तो होता है, साथ के साथ च यानी और से भी, और का मतलब यानी अपने अपने वर्गों के अनुसार भी इनका उच्चारण होता है। यानी ञ का उच्चारण अकेली नासिका से नहीं, नासिका और कंठ, नासिका और तालु दोनों से होता है। मैं का उच्चारण नाक से नहीं, नाक के साथ साथ ओष्ठों से भी होता है। ञ का उच्चारण कंठ और नासिका दोनों से होता है। ण का उच्चारण मूर्धा और नासिका दोनों से होता है। और न का उच्चारण दांतों और नासिका दोनों के संयोग से, दोनों के सहयोग से इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है। यानी मित्रों, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके एक एक नहीं दो दो उच्चारण स्थान है। दो दो उच्चारण स्थानों से मिलकर के ये वर्ण निकलते हैं। दोनों उच्चारण स्थानों का जब संयोग होता है, सहयोग होता है, तब जाकर के इन वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं। इसलिए तो फिर एक प्रश्न फिर आपके मस्तिष्क में घूम रहा होगा, फिर यदि प्रश्न पूछा गया कि ये का उच्चारण स्थान क्या है, तो सर यहाँ नासिका भी आया और यहाँ तालु भी आ गया, तब हम क्या करें? तब तो हम फंस गए। जी नहीं, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि प्राय ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ पूछ लिया जाता है कि यकारस्य यह पूछा जाता है, यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, यकारस्य उच्चारण स्थानम किम। इस प्रकार से जब प्रश्न होता है मित्रों, पहला जो विकल्प आपको दिया हुआ होता है वो पहला विकल्प नासिका के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और जो इंटेलिजेंट छात्र अपने आप को समझते हैं वो वहां बड़ी गलती करके आ जाते हैं और वहां ये यकारस्य उच्चारण स्थानम, अरे यम गणना नाम नासिका चे, और वो यहाँ पर नासिका पर अपना गोला गाला करके आ जाते हैं, नासिका उत्तर सही समझ बैठते हैं। लेकिन मित्रों, ये 4 विकल्प जो एग्जाम में दिए हुए होते हैं वो उनमें मेहनत लगती है, और जब प्रश्न बनाने वाले इतनी मेहनत से 4 विकल्प आपको देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विकल्प तो चारों ही पढ़ने चाहिए। क्या पता कौन सा विकल्प है किससे बेहतर हो। आज प्रश्न ये नहीं कि इसका उत्तर क्या है, अरे उत्तर तो ये चारों हैं, लेकिन चारों में से बेस्ट विकल्प कौन सा है, सबसे ज्यादा सही कौन सा है, वो आपको चुनना होता है। और मित्रों, पहला विकल्प नासिका होता है और बहुत सारे हमारे छात्र गलती कर बैठते हैं कि नासिका करके आ जाते हैं। मित्रों, आपको नीचे विकल्प देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा विकल्प आपके दिया हुआ है तालु, और जब तालु दिया हुआ है तो आप फंस गए कि नासिका और तालु अब क्या करें। लेकिन घबराइए नहीं, आपको अभी और 2 विकल्प देखने, और तीसरा विकल्प आपके दिया हुआ होता है कि उपर्युक्त द्वयम, उपर्युक्त द्वयम यानी ऊपर के दोनों, यानी नासिका और तालु। हाँ जी मित्रों, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, लेकिन जब दोनों एक साथ दिए हुए होते हैं तब आपको विकल्प आपको ये करना होता है उपर्युक्त द्वयम। या तो उपर्युक्त द्वयम दिया हुआ होता है मित्रों, या फिर इसके स्थान पर आपको फिर एक और मिल जाता है तालु नासिकम। ऐसा भी एक विकल्प मिल सकता है तालु नासिकम, यानी तालु और नासिका दोनों में यहाँ द्वंद्व समास हुआ और तालु नासिकम नपुंसकलिंग में बना, और पूछ लिया जाता है यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, तो वहां यदि उपयुक्त द्वयम नहीं है विकल्प में तो आपके तालु नासिकम दिया हुआ हो सकता है। मित्रों, विकल्प चारों देखने चाहिए, और इस प्रकार की गलती मुझे यकीन है कि जो जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस प्रकार की गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, चलो तो मैं इसी प्रकार यहाँ आगे बढ़ता हूँ। यानी यहाँ हमने देखा कि
यम गणनानां नासिका च यानी ये मे ङे णे ने इत्येषां पंचवर्णानाम् उच्चारण स्थानं नासिका अपि वर्तते तथा च स्व स्व वर्गस्य आधारे अपि इत्येषाम् उच्चारण स्थानं भवति। इनका उच्चारण स्थान वर्गों के आधार पर भी होता है, जो आपने अभी देखा। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपका 7वां जो सूत्र आता है मित्रों, वो आता है अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वारस्य नासिका, देखिए मित्रों, यहाँ अनुस्वार के विषय में भी मैं आपसे बात कर चुका था वर्णमाला में कि आयोगवाह 4 होते हैं, एक विसर्ग होता है और एक अनुस्वार होता है, एक उपदमानी, एक जिह्वा मूली। तो ये अनुस्वार की बात कर रहा हूं मैं, और जिसकी लिपि मैंने बताई थी आपको, ये अनुस्वार होता है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? केवल केवल नाक से होता है। इसका किसी वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान नहीं होता। हालांकि मित्रों, कभी कभार हिंदी में पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है संतोष, और कह दिया जाता है कि यहाँ ये अनुस्वार का संतोष शब्द में अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वह हिंदी में पूछा जाता है मित्रों। तब हम इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान अगले आने वाले वर्ण के आधार पर करते हैं। यहाँ पर हमारा उच्चारण स्थान जो है वो दंत हो जाएगा मित्रों, दंत और नासिका। यानी चूंकि ये यहाँ पर ने का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? ने का रूप ले लेगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे एक सूत्र संधियों में हम पढ़ेंगे, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण है। अनुस्वार के स्थान पर यदि यह परे हो तो पर सवर्ण हो जाता है, आगे आने वाले के सवर्ण हो जाता है, और इसीलिए यहाँ आगे आने वाला था और यहाँ अनुस्वार इसी का सवर्ण हो गया। सवर्ण यानी तय वर्ग का ही वो अनुनासिक हो जाएगा, यानी ने। इसलिए यहाँ पर ने का उच्चारण दांतों से भी होता है और नाक से भी। लेकिन ये प्रश्न मित्रों हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी में जब उच्चारण स्थानों की बात करेंगे तब इसके विषय में आपको बताया जाएगा। अभी संस्कृत में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। क्लियर, बिल्कुल एकदम, कहीं कोई मतभेद मनभेद कुछ नहीं होता उनमें, डायरेक्ट। इसलिए अनुस्वारस्य नासिका यानी अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, नासिका से होता है, जबकि इन 5 वर्णों का नाक के साथ साथ अपने अपने वर्गों के अनुसार भी होता है। इसी प्रकार मित्रों और हम आगे के सूत्रों की बात करते हैं। हाँ, देखें, अगला हम देखेंगे 8वां सूत्र, दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो हो कंठ तालु। यहां देखेंगे मित्रों, मैं आपको ज्यादा यहाँ उलझाऊंगा नहीं, मैं रीट के स्तर की बात कर रहा हूं। यहाँ एत और ऐत है, यहाँ एत और ऐत है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ओ हुआ यहाँ पर एत और ऐत। और यहाँ एत में से ओनली ए का ग्रहण करेंगे, ऐत में से केवल ऐ का ग्रहण करेंगे, यानी ए दैतो का मतलब ए और ऐ है। सोच रहे होंगे कि तय तय कहाँ गया, छोड़ दीजिए मित्रों, ये हमारे स्तर का मामला नहीं है, क्योंकि तपरह तत्काल नामक एक सूत्र है और वो कहता है यस्मात् परोतय, यानी जिसके परितय होता है उसके साथ उसी सवर्ण संज्ञक का ग्रहण होता है जिसका उच्चारण स्थान उसी के समान हो। खैर छोड़ दीजिए, अभी केवल इतना कि एत में से केवल ए का ग्रहण करेंगे, ऐत में से ऐ का ग्रहण करेंगे। और तो कहा गया ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण कहां से होता है? कंठ तालु से होता है। और यहां मिस्टेक फिर हो जाती है हमसे मित्रों, यहां इसको देखते रहना, ए और ऐ में मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि अगला जो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं वो
ओ दौतो ओ दौतो कंठोष्ठम। और एक और हम पढ़ने वाले हैं बकारस्य दंतोष्ठम। देखिए ये क्यों गलती हो जाती है हमसे कि वहां तो हमारा एक था, कंठ था, तालु था। यहाँ पर कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ तो ये उल्टे सीधे हो जाते हैं एग्जाम हॉल में जब दबाव रहता है मस्तिष्क पर कंठोष्ठम की जगह दंतोष्ठम हम कर देते हैं, दंतोष्ठम की जगह कंठोष्ठम हम कर देते हैं, या कंठोष्ठम के स्थान पर कंठ तालु। तो ये कभी आपसे गलती नहीं होगी, इस दावे के साथ कह रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखते जाइए कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे यार, जब हमें पढ़ना ही है तो इस तरीके से पढ़ो ना कि एग्जाम तक कम से कम साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ही नहीं, जब तक हम जीवित रहे तब तक वो हमारे मस्तिष्क में बना रहे। इस प्रकार से इन्हें इन सबको अपने हिसाब से उसको अपने मस्तिष्क में सेट करना होता है। तो देखें मित्रों, यहाँ एआई और एआई की हम बात करें तो संधियों में हम आपको बताएंगे ए और ई से मिलकर के ए बनता है। आद गुण, एक सूत्र आता है आद गुण, और वो कहता है कि आद परे अचि से तरीपूर परियोस्थान गुण एकादेश भक्ति। यानी ए और ई जब मिलते हैं तो मित्रों ए बनता है, गण प्लस ईस गणेश बनता है। ऐसे ही ए और ई मिलकर के ए बनता है। यहां हम पहले देख चुके थे, पहला जो सूत्र हमने पढ़ा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठे है, और वहां हमने देखा कि ए का उच्चारण कहां से हुआ था, कंठ से। और अगला सूत्र दूसरा हमने देखा था ईचू यसा नाम तालु, और वहां पर ई का उच्चारण हुआ था मित्रों तालु से। अब आप बताइए, जब ए और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कंठ और तालु मिलकर के क्या बनेगा, वही तो कंठ तालु बन जाएगा। गलती कभी नहीं होगी। जब हम देखेंगे ए और ई मिलकर के ए बनता है तो तय है ए का उच्चारण कंठ से और ई का मतलब ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों ही होंगे, इसलिए ए दयितो हो कंठ तालु। उसी प्रकार मित्रों यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एत ऐत है, यहाँ पर भी ओत और औत है, और यहाँ पर भी हम दो वर्ण ले लेंगे, एक ओ लेंगे और एक औ लेंगे। और ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, कंठोष्ठम, कंठोष्ठ से होता है। क्यों, देखते हैं हम। जैसे हमने वहां देखा कि ए और ई मिलकर के ए बनता है, ऐसे यहाँ हम देखेंगे ए और उ मिलकर के ओ बनता है। जब ए और उ मिलकर के ओ बनता है तो यहाँ हम जानते हैं ए उच्चारण, ए का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, और उ का कहां से होता है, ओष्ठ से। तो मित्रों आप सोच लीजिए कि ए उ से जब ओ बनता है तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर के क्या बनेगा, कंठोष्ठम बनेगा। यदि इस विधा से आपको ये ध्यान रहता है, यदि आप याद एक बार देख लेते हैं ढंग से, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि फिर आप एग्जाम हॉल में यहाँ गलती नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, अगला बकारस्य दंतोष्ठम। और यहाँ मैंने पहले ही आपसे कहा था ए को अकार कहा जाता है, मैं को मकार कहा जाता है, और डे को मित्रों डकार कहा जाता है, चे को चकार कहा जाता है। इस यहाँ पर भी वे को वकार कहा गया। यानी बकारस्य का मतलब केवल और केवल वे। तो कहा गया वे का उच्चारण कहां से होता है, दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग या संयोग से होता है। दंतोष्ठम से वे का उच्चारण होता है। और अंतिम सूत्र मित्रों, अंतिम सूत्र, और अंतिम सूत्र आता है आपके क्या, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल की मैं बात कर चुका था। जिह्वा मूल हमारा एक उच्चारण स्थान है जिसकी बात मैंने पिछली वीडियो में की थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य क्या,
जिह्वा मूल्य की भी बात मैं कर चुका था वर्णमाला में कि आयोग वाह 4 होते हैं और उनमें एक सर्ग होता है, एक अनुस्वार होता है, एक हमने देखा उपधमानीय होता है और एक होता है आपके जिह्वा मूल्य। एक जिह्वा मूल्य होता है और जिह्वा मूल्य की बात हम कर चुके थे। यहाँ हमने देखे थे ये अर्धविसर्ग के चिन्ह, और जब अर्धविसर्ग के चिन्हों का प्रयोग क और ख इन दो वर्णों से जब हो, दो वर्णों से पहले यदि इनका प्रयोग हो, अर्धविसर्ग का चिन्ह, अर्धविसर्ग का प्रयोग क और ख से पहले हो, तो मित्रों इनको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? जिह्वा मूल्य कहा जाता है। इन दोनों को जिह्वा मूल्य कहा गया। और जिह्वा मूल्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये जिह्वा मूल से उच्चारित होते हैं। भारत में रहने वालों को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार जिह्वा मूल से उच्चारित होने वालों को जिह्वा मूल्य कहा गया। और यहाँ तो कोई गलती होने की संभावना लगती नहीं है कि यहाँ कोई गलती हो, यानी क ख क ख क ख इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। क ख यानी ये दो जिह्वा मूल्य हैं और इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम है। आशा करता हूं मित्रों कुछ जो आपकी समस्या रही होगी उसका समाधान आपको प्राप्त हुआ होगा। और मैं ये भी आपसे आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से आप वेदांत क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वेदांत क्लासेस का एक ऐप है, वेदांत क्लासेस का एक एफबी पेज है, वेदांत क्लासेस का एक टेलीग्राम है, उन सभी में आप शेयर करें। और सभी वेदांत क्लासेस के नाम से ही है, तो सभी आप निवेदन यही है कि आपको पसंद आया हो तो, पसंद नहीं आया तो कोई नहीं। आपको लगता है कि जब हमको लाभ मिल रहा है और ईश्वर ने हमें ये उपलब्ध करवाया है, तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व भी बनता है कि इसको हम शेयर करें और हमारे भाई बहन है वो भी इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।